फ्रेंड्स, आज की क्लास करंट अफेयर्स पर आधारित है। जी हाँ दोस्तों, रिसेंटली जो भी घटनाएं हुई हैं, इस हफ्ते जो भी घटनाएं महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं, आज की क्लास में हम उनको देखेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं केरल। आपसे केरल के उस गांव का नाम पूछा जा रहा है जो अगले साल मीन्स 26 जनवरी 2023 तक 26 जनवरी 2023 तक पूर्णतः क्या हो जाएगा, हिंदी भाषी हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अभी समय तो है इस घटना को होने में, लेकिन चूंकि ये चर्चा में बना हुआ है इसलिए मैंने ये क्वेश्चन शामिल किया है। उस गांव का नाम है चेल्लानूर। चेल्लानूर गांव जो है, अनुमान ये है कि अगले साल 26 जनवरी तक ये पूर्णतः हिंदी भाषी हो जाएगा। चलिए यहाँ के बारे में थोड़ा सा डिटेल जान लेते हैं। चेल्लानूर जो गांव है ये केरल का एक जिला है, कोझिकोड जिला का एक गांव है चेल्लानूर। ठीक है, और हिंदी भाषा सीखने की ललक यहाँ पे इतनी है कि बच्चे तो बच्चे, बुजुर्ग तक जो है, मतलब 20 से लेकर 70 साल तक के बुजुर्ग जो है हिंदी कक्षाओं में आ रहे हैं और हिंदी सीखने की उनके अंदर जो ललक है वो गजब की ललक है। तो इसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि 26 जनवरी तक 100%, ठीक है, 100% लोग यहाँ के हिंदी भाषी हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 15वें शहरी गतिशीलता भारत मीन्स अर्बन मोबिलिटी इंडिया, ठीक है, अर्बन मोबिलिटी इंडिया का सम्मेलन ये कहाँ और कब हुआ? जी हाँ दोस्तों, ये हुआ 4 नवंबर 2022 को कोच्चि में हुआ था। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल जान लेते हैं। केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्री मीन्स श्री हरदीप सिंह पुरी कौन है? केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री हैं। और केरल के मुख्यमंत्री श्री पिनराई विजयन ने संयुक्त रूप से 4 नवंबर 2022 को इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। ठीक है, अच्छा एक चीज और जान लीजिए, इस सम्मेलन का जो मोटो है, जो केंद्र बिंदु है, वो है आज़ादी @75, सतत आत्मनिर्भर और गतिशीलता। ठीक है, ये इसकी क्या है, इसका मोटो है। इसी विषय वस्तु पर यह सम्मेलन आधारित है। ठीक है, इसको केरल का जो होटल ग्रैंड हयात है, कोच्चि में है ये, वहां पर 4 से लेकर 6 नवंबर 2022 तक इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। ठीक है, इस सम्मेलन में केंद्र और राज्य सरकार के नीति निर्माताओं के अलावा वरिष्ठ अधिकारी, मेट्रो रेल कंपनियों के प्रबंध निदेशक, परिवहन उपक्रमों के प्रमुख, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ठीक है, विशेषज्ञ, पेशेवर, शिक्षाविद, छात्र, इन सब लोगों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, 31 अक्टूबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार के मामले में किस प्रकार के टेस्ट पर रोक लगाने का निर्देश दिया? ठीक है, 31 अक्टूबर को माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है और बहुत महत्वपूर्ण फैसला ये है। उन्होंने बलात्कार के जो मामले होते हैं उसमें एक प्रकार का टेस्ट होता था। ठीक है, और उस टेस्ट के आधार पर वकील जो है तर्क वितर्क दे करके जो है अपराधियों को बचा ले जाते थे। ठीक है, तो उस टेस्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल रोक लगाने का निर्देश दिया है और साफ कहा है अपने आदेश में कि अगर किसी को भी टेस्ट करते हुए पाया गया तो उसके विरुद्ध आपराधिक संहिता के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, वो टेस्ट है 2 फिंगर टेस्ट। बलात्कार पीड़िता जो होती थी, डॉक्टर उसका 2 फिंगर टेस्ट करते थे। ठीक है, और ये 2 फिंगर टेस्ट करके उसके वर्जिनिटी का पता लगाते थे। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि 2 फिंगर टेस्ट करना रेप पीड़िता के साथ दोबारा बलात्कार करने जैसा है। इस तरह का शब्द इस्तेमाल किया है। सचमुच में सही बात है। बड़ा ताज्जुब होता है कि कैसे अब तक ये टेस्ट होता रहा, किस आधार पे होता रहा, किसी ने ध्यान क्यों नहीं दिया। न्यूज आप यहाँ पे देख सकते हैं, इंडियन प्रेस की न्यूज है ये। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी है। स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है जिनका निधन 31 अक्टूबर 2022 को हो गया? स्टील मैन ऑफ इंडिया जमशेद जे ईरानी। जी हाँ दोस्तों, जमशेद जे ईरानी को हम स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। आइए थोड़ा
के बारे में डिटेल जान लेते हैं। अगर इनके जन्म की बात करें तो 2 जून 1936, 2 जून 1936 को इनका जन्म हुआ था और डेथ मैंने आपको बताया 31 अक्टूबर 2022 को हुआ है। ये पारसी समुदाय के बहुत प्रभावशाली व्यक्ति थे और भारतीय पेशेवर थे। इनकी शिक्षा की अगर बात करें तो मेटलर्जी मीन्स धातुकर्म में इन्होंने शिक्षा पाई थी और सबसे पहले इन्होंने अपना जो काम स्टार्ट किया वो ब्रिटिश आयरन एंड स्टील रिसर्च एसोसिएशन के लिए इन्होंने अपना काम स्टार्ट किया था। बाद में ये टाटा स्टील में शामिल हो गए और 2001 में एमडी के पद से वहां से क्या हुए थे, सेवानिवृत्त हुए। इन्होंने टाटा समूह की विभिन्न कंपनियों में और अन्य बोर्डों में लंबे समय तक कार्य किया। इनके योगदान को देखते हुए 2007 में इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 30 अक्टूबर 2022 को संपन्न फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप, ठीक है, महिला वर्ल्ड कप 2022 कितने जीता? जी हाँ दोस्तों, स्पेन ने जीता। किसने जीता? स्पेन ने जीता। आइए थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। फीफा अंडर 17 ने महिला विश्व कप के फाइनल में स्पेन ने कोलंबिया को हराकर खिताब अपने नाम किया। स्पेन ने कोलंबिया को हरा खिताब अपने नाम किया, लेकिन बड़े गजब की बात यह है कि स्पेन ने कोई भी गोल नहीं किया। बिना गोल किए ही स्पेन जीत गया। कैसे? आइए बताते हैं आपको। जो है स्पेन की टीम ने फाइनल मैच में 1-0 के अंतर से मतलब मैच को अपने नाम कर लिया। ठीक है, इस मैच की खास बात क्या रही कि कोलंबिया की खिलाड़ी थी एक, जो है उनका नाम क्या था, यम गुजमैन। ठीक है, इन्होंने फाइनल में क्या किया, जो है इन्होंने फाइनल में अपने खिलाफ ही गोल कर लिया, जिसको कहते हैं आत्मघाती गोल करना। ठीक है, अपने खिलाफ ही गोल कर लिया। वही गोल स्पेन की जीत के लिए क्या हो गया, मील का पत्थर साबित हुआ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पुस्तकों के ऊपर जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ईयर्स, इस पुस्तक के लेखक का नाम आपको बताना है। कौन है इसके लेखक? हरदीप सिंह पुरी। जी हाँ दोस्तों, हरदीप सिंह पुरी। ये पुस्तक है, आप देख रहे हैं सामने आपको लगा हुआ है। ठीक है, आइए थोड़ा हरदीप सिंह पुरी के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। आप केंद्रीय मंत्री हैं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, और इसके अलावा शहरी और आवास मामलों के आप मंत्री हैं भारत सरकार में। ठीक है, हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली विश्वविद्यालय सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ईयर्स नामक पुस्तक लिखी है। इस पुस्तक का पब्लिकेशन की अगर बात करें तो रूपा पब्लिकेशन ने इसको प्रकाशित किया है और फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन ने इस किताब की प्रस्तावना लिखी है। अब इस पुस्तक की अगर बात करें कि पुस्तक में है क्या, तो इस पुस्तक में विश्वविद्यालय के 15 योगदानकर्ताओं और पूर्व छात्रों का विवरण है। मतलब जो प्रतिष्ठित पूर्व छात्र हैं और 15 योगदानकर्ताओं के बारे में इस पुस्तक में लिखा गया है। यहाँ पे कुछ नाम मैंने यहाँ पे शामिल किया है, जैसे अमिताभ बच्चन है, किरण रिजिजू हैं, दिनेश सिंह हैं, मीनाक्षी गोपीनाथ हैं, ये शशि थरूर हैं। ये सब लोग इसी विश्वविद्यालय के छात्र रहे हैं। ठीक है, लास्ट में जो है ये शेखर शर्मा हैं। ठीक है, इतने सारे नाम हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं। तो इतने सारे लोगों के बारे में इस पुस्तक में विवरण दिया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कर्नाटक का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कर्नाटक रत्न पुरस्कार किस एक्टर को दिया गया? पुनीत राजकुमार। जी हाँ दोस्तों, पुनीत राजकुमार को मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया है। आइए थोड़ा इसका डिटेल देख लेते हैं। केरल राज्य के कर्नाटक के मुख्यमंत्री जो हैं कौन हैं? बसंतराव बोम्मई। उन्होंने मंगलवार 1 नवंबर 2022 को एक समारोह में अभिनेता पुनीत राजकुमार को मरणोपरांत प्रतिष्ठित कर्नाटक एवं कर्नाटक रत्न पुरस्कार, ठीक है, दिवंगत प्रदान किया गया। अब पुरस्कार को लेने के लिए पुनीत राजकुमार के परिवार के लोगों ने, सदस्यों ने इसमें हिस्सा लिया था। ठीक है, और उनकी पत्नी अश्विनी को ये पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है, अभिनेता जूनियर एनटीआर और रजनीकांत भी पुरस्कार समारोह में शामिल थे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। रूस और बेलारूस के बाद अब किस देश को नोबेल पुरस्कार समारोह से बाहर कर दिया गया है? रूस और बेलारूस को तो पहले ही नोबेल पुरस्कार से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। ठीक है, अब नया देश उसमें कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, ईरान। नया देश कौन सा है? ईरान। ईरान को भी इससे बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये।
कौन सा संस्थान काशी तमिलम संगमम की मेजबानी करेगा? ये आप लोगों देख सकते हैं यहाँ पे जो है, तो आईआईटी मद्रास और बीएचयू ये दोनों मिल करके जो है काशी तमिल संगमम ये जो समारोह है इसकी मेजबानी करेंगे। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल जान लेते हैं। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। और मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय किसके पास है? एल मुरुगन के पास है। दोनों ने साथ मिल करके गुरुवार को काशी तमिल संगमम की घोषणा की है। ये संगम जो है ये 16 नवंबर से लेकर के 19 दिसंबर 2022 तक, मतलब एक महीने तक आयोजित होगा। ठीक है, और कहाँ होगा? वाराणसी, काशी में आयोजित होगा। एक महीने तक के कार्यक्रम चलेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान विभिन्न पहलुओं पर विशेषज्ञ विद्वान, ठीक है, अकादमिक जो आदान प्रदान होता है उसको करेंगे। सेमिनार का आयोजन होगा, चर्चाएं होंगी, ठीक है। और दोनों जो संस्कृतियां हैं, मतलब तमिल और काशी, ठीक है, दोनों जो संस्कृतियां हैं इन दोनों संस्कृतियों के बीच संबंध प्रगाढ़ करने के लिए और दोनों जो संस्कृतियां हैं दोनों के बीच में संबंध को प्रगाढ़ करने के लिए और विचारों का आदान प्रदान करने के लिए, ठीक है, और उनके बीच का जो संबंध है उसको और मधुर बनाने के लिए उनको विचारों को साझा किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जम्मू कश्मीर परिग्रहण या विलय दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, दिवस के ऊपर भी क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये मनाया जाता है 26 अक्टूबर को। जी हाँ दोस्तों, 26 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर विलय दिवस मनाया जाता है। अगले प्रश्न की अगर बात करें, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस, नेशनल यूनिटी डे किसकी याद में मनाया जाता है? आपने गेस कर लिया होगा, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि को जो है, ठीक है, उसको राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में हम क्यों मनाते हैं, आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। देश की स्वतंत्रता के पश्चात सरदार वल्लभ भाई पटेल को उप प्रधानमंत्री बनाया गया और साथ ही साथ उनको जो है गृह, सूचना और रियासत विभाग को सौंपा गया था। ठीक है, तो इसके संदर्भ में उन्होंने बहुत महानतम योगदान देश को दिया। मतलब 562 छोटी बड़ी जो रियासतें थी उनको भारतीय संघ में क्या किया, विलीनीकरण उनका कराया और भारतीय एकता का निर्माण किया। ठीक है, इसी वजह से क्या, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री रहते हुए कराया। ठीक है, अच्छा एक चीज और बात कर लें, यहाँ पर जो है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी, सरदार क्यों कहा जाता है इनको? तो महात्मा गांधी ने बारडोली सत्याग्रह के समय जो है इनका जो संगठनात्मक कौशल था, जो है लोगों को एक करने का जो कौशल इनके अंदर था, उसको देखते हुए इन्होंने इनको सरदार की उपाधि दी और तब से इनको सरदार कहा जाने लगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब थोड़ा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में हम बात कर लें। 31 अक्टूबर 2013 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की 137वीं जयंती के मौके पर गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के नर्मदा जिले में सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक नए स्मारक का शिलान्यास किया। ठीक है, यहाँ लौह से निर्मित सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक विशाल प्रतिमा लगाने का निश्चय किया गया था। साल 2018 में उनकी प्रतिमा तैयार हुई और इस प्रतिमा को प्रधानमंत्री मोदी जी ने 31 अक्टूबर 2018 को राष्ट्र को समर्पित किया। इस स्मारक का नाम क्या रखा गया, एकता की मूर्ति मीन्स स्टैच्यू ऑफ यूनिटी रखा गया। इसे बनाने में 5 साल का समय लगा और लगभग 3000 करोड़ रुपए खर्च हुए।